तो अब तक हमने 5 ईयर प्लान के ऊपर 3 से 4 लेक्चर ले लिए, ठीक है। आज जो है हम लास्ट जो हमने छोड़ा था, यानी कि हमने पिछली वीडियो के अंदर पहला 5 ईयर प्लान, दूसरा 5 ईयर प्लान और तीसरा 5 ईयर प्लान को हमने पढ़ा था और ये देखा था कि पहले पंचवर्षीय योजना के बाद जो दूसरी पंचवर्षीय योजना आई और उसके बाद जो तीसरी आई, तीसरी के आते आते हमारी इकोनॉमी में एक बहुत ज्यादा बड़ा डाउनफॉल देखने को आपको मिलता है, ठीक है। ये डाउनफॉल क्या था बेटा? ये डाउनफॉल था मैसिव वॉर्स के कारण। पहला जो कि 1962 में हुआ, इंडो चाइना वॉर। देन नेक्स्ट इसके जस्ट बाद अगर आप देखें तो 1965 आते आते हमारी इंडो पाक वॉर देखने को मिलती है अपने को। उसके जस्ट बाद 1966 आते आते भारत में देखने को मिलता है आपको सीवियर ड्रॉट, ठीक है। एक देश को आजाद हुए मात्र कुछ 15 साल हुए हैं। इन 15 सालों के अंदर उस देश की 2 बड़ी लड़ाइयां हो गई। इससे पहले भी पार्टीशन के वक्त भी लड़ाई हुई थी, लेकिन तीसरी पंचवर्षीय योजना के अंदर जब हमारी ट्रेन पटरी पे आ रही थी उस वक्त क्या हुआ? इंडो चाइना वॉर, इंडो पाक वॉर और देश में बहुत जगह पर सूखा पड़ गया। तो इन सबसे निपटते निपटते और इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए हमें करना पड़ा बहुत ज्यादा क्या परिवर्तन। तो उसके लिए अब हम आगे बढ़ने वाले हैं कि डाउनफॉल होने के बाद हुआ क्या बेटा कि पंचवर्षीय योजनाओं पे थोड़े दिन के लिए लगाम लगा दिया गया, ये बोलकर कि पंचवर्षीय योजना का अभी कोई मकसद होना नहीं चाहिए हमारा, हमें एनुअल प्लान्स निकालने चाहिए, ठीक है। तो थर्ड 5 ईयर प्लान के बाद अगर आप देखें क्रोनोलॉजी तो आपको 3 साल का गैप मिलेगा, यानी कि पहला 5 ईयर प्लान आपका 1951 से 56 तक चलता है, दूसरा 5 ईयर प्लान आपका 1956 से 61 तक चलता है, तीसरा आपका 61 से 66 चलता है और जो चौथा है वो शुरू होता है आपका कब? 1970 के आसपास, ठीक है। तो ये जो बीच में 3 से 4 सालों का जो अंतर आया बेटा वो आया है प्लान हॉलिडेज की वजह से। ये प्लान हॉलिडे कुछ खुशी के लिए नहीं बनाया गया था बेटा, दिक्कतें थी, इसलिए एनुअल प्लान्स को क्या किया गया? उन पर फोकस किया गया। और इन एनुअल प्लान्स के अंदर हमारा एक मेन टॉपिक रहेगा ग्रीन रेवोल्यूशन, जिसे हम हरित क्रांति बोलते हैं। तो आज हम थोड़ा बहुत कोशिश करेंगे कि कुछ ऐसे क्वेश्चंस को करें जो कि आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहने वाले हैं, ठीक है। तो ड्यू टू स्कैर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज हमारे देश में संसाधनों की बहुत ज्यादा कमी थी बेटा, जिसके कारण हमें क्या करना पड़ा? हमें प्लान हॉलिडेज पे शिफ्ट करना पड़ा, यानी कि एनुअल प्लान्स जो सालाना प्लान्स होते हैं उन पे हमें शिफ्ट करना पड़ा। 3 एनुअल प्लान्स हैं आपके, याद रखने हैं आपको। अगर एग्जाम में आपका क्वेश्चन आता है कि 3 एनुअल प्लान्स में से कौन सा प्लान किस लिए काम आया तो आपको पता होना चाहिए। यहां पे अगर हम देखें बेटा तो पहला 1966 से 67 तक, फिर आपका 67 से 68 तक, फिर 68 से 69 तक। इन 3 प्लानों में क्या किया गया बेटा? बहुत सारी चीजें की गई। उनमें से अगर हम बात करें 66 67 वाले की, तो यहां पर क्या हुआ कि उस वक्त पर हमारे देश के जो कृषि मंत्री थे, यानी कि एग्रीकल्चर मिनिस्टर जो थे वो थे हमारे चिदम्बरम सुब्रमण्यम, ठीक है। चिदम्बरम सुब्रमण्यम जो थे बेटा, इनका कहना था कि भारत के अंदर जो है अनाज की बहुत कमी है। उस वक्त हमारे देश के अंदर जो ग्रेन्स थे वो अमेरिका से आ रहे थे। होप्स अगर आपको याद हो लाल बहादुर शास्त्री के वक्त पे जब इंडिया पाकिस्तान का वॉर हुआ, तो वॉर जब चल रहा था, जब इंडियन आर्मी ने पाकिस्तानियों को बहुत अंदर तक खदेड़ा, उस वक्त अमेरिका का स्टेटमेंट था कि अगर आपने वॉर नहीं रोकी तो हम आपको अनाज देने से मना कर देंगे। मैंने शायद बताया भी था आपको कि लाल बहादुर शास्त्री जी ने उस वक्त पर एकदम एक स्ट्रिक्ट एक्शन लिया। उन्होंने बोला कि आप लोग डरिए मत देशवासियों से। उन्होंने जय जवान जय किसान का नारा दिया और साथ ही बोला कि हो सके तो जितने ज्यादा आपके पास गार्डन है उनमें अनाज उगाइए। उन्होंने खुद पीएम आवास पे क्या किया? वीट उगाया। सो ये सब चीजें हुई। तो उसके बाद ये जब तीसरे 3 एनुअल प्लान्स आए, इसके अंदर जो चिदम्बरम सुब्रमण्यम थे उन्होंने क्या किया? उन्होंने बोला कि हमें जरूरत है एक रेवोल्यूशन की, एक क्रांति की, जिसके अंदर हम क्या करें? हम कुछ टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके खेती को बढ़ाएं, ठीक है। ऐसे में नाम निकल कर आता है MS स्वामीनाथन जी का, ठीक है, जिसे हम फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन बोलते हैं, ठीक है। तो MS स्वामीनाथन कौन है बेटा? हमारे फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन है। और जस्ट अगर हम यहां देखें तो मैंने 2 लोगों के नाम लिखे हैं। MS स्वामीनाथन के एक दोस्त थे जिनका नाम था दिलबाग सिंह अठवाल, ठीक है। दिलबाग सिंह अठवाल जो थे वो
मैक्सिको में थे उस वक्त, और वो एक साइंटिस्ट डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग के साथ क्या कर रहे थे, कुछ काम में व्यस्त थे। नॉर्मन बोरलॉग उस वक्त पे वीट यानी कि गेहूं जो है, गेहूं का HYV बना रहे थे, यानी कि हाई यील्ड वैरायटी सीड्स जो होते हैं उस पे काम कर रहे थे। कौन? हमारे नॉर्मन बोरलॉग। ठीक है, नाम याद रखिएगा बेटा, इस पे भी आपके सवाल बन सकते हैं। सो नॉर्मन बोरलॉग मैक्सिको के एक साइंटिस्ट, उन्होंने क्या किया, उन्होंने क्या बनाया, वीट का HYV बनाया। ठीक है, हाई यील्ड वैरायटी सीड बनाया, किसका? गेहूं यानी कि वीट का। और लिटरली में अगर आपसे कोई पूछे कोई क्वेश्चन कि हु इज फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन द वर्ल्ड, इंडिया के तो बेटा क्या है, MS स्वामीनाथन। पूरी दुनिया में कौन है बेटा आपके? नॉर्मन बोरलॉग। ठीक है, नॉर्मन बोरलॉग के साथ काम करने वाले हमारे एक इंडियन दिलबाग सिंह अठवाल जो हैं बेटा, इन्हें हम बोलते हैं फादर ऑफ व्हीट रेवोल्यूशन, क्योंकि इन्हीं की वजह से नॉर्मन बोरलॉग के द्वारा जो चीज निकाली गई उसको थोड़ा सा इन्होंने अपने हिसाब से इंटरप्रेट करके भारत के पास भेजा, इसलिए मैंने फादर ऑफ व्हीट रेवोल्यूशन इंडिया बोलते हैं। देखिए, तो यहां पर बैठे बैठे आपके 3-4 सवाल हो गए। भारत के अंदर व्हीट रेवोल्यूशन के लिए हम कंसिडर करते हैं दिलबाग सिंह अठवाल जी को, जो कि एक कह सकते हैं कि असिस्टेंट टाइप थे किसके? नॉर्मन बोरलॉग के। नॉर्मन बोरलॉग ने क्या किया था, पहली बार HYV सीड का क्या किया, खोज किया मैक्सिको के अंदर। और अगर आपसे कोई ये पूछे कि किस कंट्री के अंदर सबसे पहले हरित क्रांति आई बेटा, तो नॉर्मन बोरलॉग और जो आपके दिलबाग सिंह अठवाल है वो मैक्सिको के अंदर थे। तो मैक्सिको इज द फर्स्ट कंट्री जिसने ग्रीन रेवोल्यूशन को क्या किया बेटा, स्टार्ट किया। तो ये आपके 4 सवाल बन गए। फिर MS स्वामीनाथन को उन्होंने क्या किया बेटा, ये HYV सीड्स के बारे में बताया। भारत के अंदर फिर क्या हुआ, इसके ऊपर रिसर्चेज हुई। ठीक है, रिसर्चेज होने के बाद हमारे देश में शुरुआत होती है हरित क्रांति की। ठीक है, आजाद भारत के अंदर हरित क्रांति एक बहुत ही ज्यादा क्या है बेटा आपका, एक इंपॉर्टेंट रेवोल्यूशन निकल कर आता है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करिए, आप इसको नोट करिए। ठीक है, मैंने हमेशा आपको बोला है साथ साथ आपको नोट्स बनाते चलने हैं। चलिए, अब ग्रीन रेवोल्यूशन के अंदर अगर हम बात करें बेटा, तो यहां पर हम HYV सीड्स का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि हाई यील्ड वैरायटी सीड्स। हाई यील्ड वैरायटी सीड्स का मतलब क्या है, यहां पर वैरायटी बहुत सारी है, यानी कि सिर्फ आप व्हीट और राइस नहीं, आप बहुत तरह की क्या कर सकते हो बेटा, अनाज उगा सकते हो। मेज, बार्ले, बाजरा, जौ, मिलेट, ये सब कुछ आप उगा सकते हो। वैरायटी बहुत सारी है आपके पास। और हाई यील्ड का मतलब क्या है कि जब आपके पास एक छोटा सा खेत था, उस खेत में आप 10 kg के आसपास क्या कर रहे थे, व्हीट उगा रहे थे, तो अगर आप इन सीड्स का इस्तेमाल करेंगे तो आप शायद 10 से 12 kg भी जा सकते हैं बड़े आराम से। इन सीड का जो सर्वाइवल रेट होता है वो ज्यादा होता है। ठीक है, अगर हम आम तौर के सीड्स की बात करें जो बहुत पहले चला करते थे, उस वक्त क्या था कि अगर आपने 10 से 12 बीज बोए हैं तो उनमें 6 से 7 बीज जो हैं वो उग जाएंगे, अंकुरित हो जाएंगे और अपना फल देना शुरू कर देंगे। लेकिन HYV सीड्स के अंदर जो सर्वाइवल रेट है वो 80 to 90% है, यानी कि आप अगर अपने 10 या 12 बीज बोए तो गारंटेड है कि 8 से 9 जो है फल के रूप में क्या होंगे बेटा, अंकुरित होंगे और पौधे बनेंगे। ठीक है, तो यहां पर HYV सीड्स में व्हीट और राइस जो है बेटा सबसे इंपॉर्टेंट रहे हमारे लिए। और एक होमवर्क है आपके लिए, आपको बताना है कि भारत के अंदर राइस का जो HYV सीड है, ठीक है, भारत के अंदर किस इंसान ने राइस का HYV सीड बनाया। ठीक है, ये आपके लिए होमवर्क है। मैं नेक्स्ट क्लास में आपको आंसर भी बताऊंगा, और अगर आपने नहीं निकाला होगा ठीक है, अगर निकाल लेंगे तो अच्छी बात है। अब सबसे पहली बात, अगर आपसे सवाल कोई पूछे कि भारत के अंदर हरित क्रांति की शुरुआत किस जगह से हुई या किस राज्य से हुई, तो देखिए पंतनगर जो है आपका, पंतनगर में गोविंद वल्लभ पंत यूनिवर्सिटी है बेटा, कॉलेज है। और गोविंद वल्लभ पंत जी के बारे में मैंने आपको शायद एक पावर बूस्टर में पढ़ाया था कि गोविंद वल्लभ पंत जो है वो उत्तर प्रदेश के पहले चीफ मिनिस्टर थे, और उनके नाम पे जो रिहांड नदी के ऊपर बना रिहांड डैम है उसके पीछे एक बहुत बड़ा रिजर्वायर बना हुआ है, जो कि भारत की सबसे बड़ी लार्जेस्ट क्या है, आर्टिफिशियल लेक है, और वो भी गोविंद वल्लभ पंत जी के नाम पर है। ठीक है, डेडिकेटेड है। यहाँ पर पंतनगर जो है, यहाँ पर एक यूनिवर्सिटी थी जहां पर इस चीज के ऊपर बहुत सारे चर्चा विचार किया गया, और पंतनगर जो था बेटा वो पहला प्लेस बना जहां पर ग्रीन रेवोल्यूशन ने क्या किया, टेक्स प्लेस हुआ। ठीक है, कब? 1966 से 67 के बीच में। यहां पर बहुत सारे क्वेश्चन बन गए आपके। पहली बात, हु इज द फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया? दैट इज MS स्वामीनाथन जी।
हु इज फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन द वर्ल्ड? सो वो आपके नॉर्मन बोरलॉग. विच कंट्री इज द फर्स्ट टू इंप्लीमेंटिंग ग्रीन रेवोल्यूशन इन द कंट्री? या दुनिया में पहली कंट्री जिसने हरित क्रांति की शुरुआत की, तो मैक्सिको. भारत के अंदर व्हीट रेवोल्यूशन के फादर किसको कहते हैं बेटा? आपके दिलबाग सिंह अठवाल को. और भारत के अंदर सबसे पहले हरित क्रांति किस राज्य में आई बेटा? तो पंतनगर में आई. और पंतनगर कहां है बेटा? ये आपका उत्तराखंड के अंदर है. क्लियर गाइस? उस वक्त उत्तर प्रदेश ही था बेटा. ठीक है. बाद में 2000 के आसपास आके वो राज्य अलग हो गया और उत्तराखंड अलग बन गया. आज के टाइम में पंतनगर उत्तराखंड के अंदर है, उस वक्त पे यूपी के अंदर था, इसलिए पंतनगर नाम पड़ा हुआ है चीफ मिनिस्टर के नाम पे. ठीक है. अब जस्ट इसके नीचे मैंने कुछ नाम लिखा है यहाँ पर, विलियम गॉड का. ठीक है. जो कि यूएसए के एक जाने माने व्यक्ति हैं. अब विलियम गॉड जो है, उनका नाम यहाँ पे लिखने का मेन कारण क्या है बेटा? क्योंकि इन्होंने ही ये नाम जो है सजेस्ट किया, जो कि है ग्रीन रेवोल्यूशन. यानी अगर आपसे कोई पूछे हु कॉइन्ड द टर्म ग्रीन रेवोल्यूशन, ग्रीन रेवोल्यूशन का नाम देने वाले कौन से व्यक्ति थे? वो थे आपके विलियम गॉड. तो इस टॉपिक के अंदर ये जो हमने 3 आपके एनुअल प्लान्स पढ़े, इनमें यही चीज सबसे खास थी. तो अगर आपको चीज समझ आए तो वेरी गुड, इसको भी लिखिए साथ साथ, फिर हम आगे बढ़ते हैं. चलिए, अब ये सब होने के बाद क्या है, थोड़ा बहुत जो है हमारी गाड़ी पटरी पे आ चुकी है, ट्रैक पे आ चुकी है. अब यहां से हम पढ़ने वाले हैं 4th 5 ईयर प्लान. आज की इस वीडियो में हम 4th 5 ईयर प्लान पढ़ेंगे और 5th 5 ईयर प्लान पढ़ेंगे. और 5th 5 ईयर प्लान हम पढ़ेंगे वहां तक जब तक हमारे देश में आपातकाल नहीं आता. ठीक है. आपातकाल से लेकर फिर आगे का जो स्टोरी रहेगा, सीन रहेगा, वो हम नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे. ठीक है. तो 4th 5 ईयर प्लान की बात करते हैं बेटा. यहां पर अगर आप देखें तो 4th 5 ईयर प्लान की शुरुआत हो रही है 1969 के अंदर. जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि 1966 के अंदर आपका 3rd 5 ईयर प्लान खत्म हुआ. ठीक है. और उसके बाद 4th जो है वो शुरू हुआ 1969 के अंदर. तो जो बीच में आपके 3 साल गए बेटा, वो किस पे गए? एनुअल प्लान्स के ऊपर. ठीक है. अब यहां पर सबसे पहली बात, इस 5 ईयर प्लान का जो मॉडल था वो किससे मिला? गडगिल मॉडल से. अशोक रुद्र ने दिया और एलन माने साहब ने दिया. ठीक है. इन 3 लोगों के द्वारा ये मॉडल बनाया गया. इस मॉडल का मेन ऑब्जेक्टिव क्या था बेटा? ग्रोथ करनी है स्टेबिलिटी के साथ, साथ ही आपको प्रोग्रेसिव अचीवमेंट करनी है सेल्फ रिलायंस के साथ. यानी कि आपको आत्मनिर्भर बनना है, जो कि ग्रीन रेवोल्यूशन का मेन कॉज ही था बेटा. आपको किसी और पर ज्यादा डिपेंड नहीं रहना और आगे बढ़ना है, लेकिन स्टेबिलिटी करते हुए. यानी कि देश के हर एक प्रांत के आदमी को आपको साथ लेके चलना है. कोई भी इंसान जो है देश का, वो भूखा ना मरे, सबके साथ विकास हो. ठीक है. सबका विकास हो. एल के झा कमेटी, अब यहां पर एक कमेटी भी आती है बेटा, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए. 4th 5 ईयर प्लान के अंदर पार्लियामेंट के अंदर एक एल के झा कमेटी आती है, जो कि एक सुझाव देती है. देखो भारत में क्या है बेटा, कमीशन आती हैं बहुत सारी. जैसे बीपी मंडल कमीशन आई थी, उन्होंने बोलता कि देश के अंदर जो भी बैकवर्ड क्लासेस है उनको रिजर्वेशन देना चाहिए. ठीक है. वैसे ही जो आपकी एल के जो आपके झा हैं, उनकी जो कमेटी थी उसने क्या सुझाव दिया कि कमर्शियल बैंक्स, ठीक है, भारत के अंदर उस टाइम पे कमर्शियल बैंक्स थे, तो जितने भी कमर्शियल बैंक्स हैं जिनका भी पूरे साल का जो टर्नओवर है, यानी कि पूरे साल में अगर वो 50 करोड़ से ज्यादा का जो रेवेन्यू है अगर वो जनरेट कर रहे हैं, उससे ज्यादा जनरेट कर रहे हैं, तो ऐसे कमर्शियल बैंक्स को आप क्या कर दो? राष्ट्रीयकरण कर दो, यानी कि नेशनलाइज कर दो. ये बहुत बड़ी चीज थी हमारे लिए. ठीक है. कमर्शियल बैंक्स का मतलब क्या होता है बेटा? क्या आरबीआई एक कमर्शियल बैंक है? नहीं. आरबीआई एक स्ट्रेटेजिक कॉर्पोरेशन है जिसका मेन उद्देश्य है सरकार की हेल्प करना. बैंकर्स बैंक कहते हैं उसको. ठीक है. वो हमारा डायरेक्टली पैसा अपने पास नहीं रखता बेटा. किसी का अकाउंट आरबीआई में है? नहीं हो सकता. आपका अकाउंट एसबीआई में होगा. ठीक है. आईसीआईसी बैंक में होगा, एचडीएफसी में होगा. ऐसे बैंक जो कस्टमर से डायरेक्टली लिंक करते हैं बेटा, डायरेक्टली डील करते हैं, उन्हें हम कमर्शियल बैंक्स बोलते हैं. ठीक है. और अगर आपको आरबीआई के बारे में जानकारी चाहिए अच्छी खासी, तो हम एक पावर बूस्टर लेके आने वाले हैं कुछ दिनों में, जिसमें हम आरबीआई के ऊपर एक डीप चर्चा करेंगे 15 मिनटों के अंदर. आपको उसके अलावा हम 15 से 20 क्वेश्चन देंगे आरबीआई के. ठीक है. तो कमर्शियल बैंक्स को नेशनलाइज करने की बात की गई बेटा, जिनका भी टर्नओवर 50 करोड़ से ज्यादा है. ऐसे में 19 जुलाई 1969 को ये ड्राइव शुरू होती है बेटा. और इस फेज में 14 बड़े जो आपके कमर्शियल बैंक्स थे, ठीक है, नोट द नंबर, 14 कमर्शियल बैंक्स. अगर आप एनडीए की तैयारी कर रहे हैं तो इन 14 बैंकों के नाम आपको याद करने की कोई जरूरत नहीं है. बस याद रखिए कि 14 बैंक जो थे उनको नेशनलाइज किया गया. इसके अंदर पंजाब नेशनल बैंक भी इंक्लूडेड था बेटा. तो अगर आपसे कोई पूछे पंजाब नेशनल बैंक नेशनलाइज कब हुआ बेटा, तो वो हुआ था 4th 5 ईयर प्लान के अंदर.
इस प्लान का टारगेट क्या था बेटा कि हम 5.6% की ग्रोथ रेट अचीव करेंगे, बट हुई कितनी बेटा? ओनली 3.3%। हम इसमें थोड़ा सा पीछे रह गए। ठीक है, जल्दी से इसको नोट करिए बेटा, फिर हम थोड़ा सा आगे और बढ़ते हैं। तो मैंने आपसे यहां पे क्या बोला कि 14 नेशनल बैंक्स बनाए गए, ठीक है, यानी कि कमर्शियल बैंक्स को नेशनलाइज किया गया। अब इसी कड़ी में अगर आपसे कोई ये सवाल पूछ ले कि व्हेन डिड द फर्स्ट नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स टेक्स प्लेस इन इंडिया, ये सवाल आया हुआ है आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी एग्जाम के अंदर, साल 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है आपका ये, और बहुत सारे एग्जाम से पूछा गया, 2021 से, सॉरी, ठीक है। सो व्हेन डिड द फर्स्ट नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स टेक्स प्लेस इन इंडिया, यानी कि भारत के अंदर पहली बार बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? तो ऊपर लिखा है 1890। और अगर आपसे कोई पहले मेरी बात सुनिए छोटी सी, भारत का पहला बैंक कौन सा था? अगर आपसे ये क्वेश्चन भी पूछ ले कोई कि भारत का पहला बैंक कौन सा था, विच इज द फर्स्ट बैंक इन इंडिया, तो ये था आपका 1770 में खुला, एक बैंक खुला था 1717 में, जो था आपका बैंक ऑफ हिंदुस्तान। ठीक है, खुला कहां था? कैलकाटा के अंदर। ठीक है, तो अगर आपसे कोई पूछे हमारे देश का पहला बैंक कौन सा था बेटा, तो भारत का पहला बैंक था आपका बैंक ऑफ हिंदुस्तान, जो कि 1770 में खुला, कहां पर? कैलकाटा के अंदर। जस्ट अब यहां पे आते अपने क्वेश्चन पे आते बेटा, तो इसमें आपका जवाब रहेगा बेटा 1949। ठीक है, भारत में पहली बार नेशनलाइज किया गया था 1949 के अंदर। हालांकि वो एक कमर्शियल बैंक नहीं था, अगर कमर्शियल बैंक के पर्सपेक्टिव से पूछे तो अलग बात होगी, यहां पे सिर्फ बैंक्स की बात की है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को साल 1949 में क्या किया गया था बेटा? आपका नेशनलाइज किया गया था। और मैंने आपसे बोला अगर आरबीआई में कोई भी दिक्कत है मैं आरबीआई आपको कराऊंगा अच्छे तरीके से, कोई इशू नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट अब बात करते हैं कि इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, ये भी एक बैंक है बेटा, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। अगर आप लोग जानते हैं अच्छी बात है, अगर नहीं जानते तो याद रखिए, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को साल 1955 में नेशनलाइज किया गया था। ठीक है, ये बैंक है कौन सा बेटा? ये बैंक है एसबीआई। एक और क्वेश्चन बन गया आपका, अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज द प्रायर नेम ऑफ एसबीआई, सो इट इज इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, जिसको बाद में एसबीआई में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, और एसबीआई को नेशनलाइज कब किया गया? ये भी आपका एक नया क्वेश्चन बन गया। तो साल 1955 के अंदर एसबीआई को नेशनलाइज किया गया। क्लियर है बेटा? नोट करिए इसको भी, फिर आगे बढ़ते हैं। वेरी गुड, चलिए अब आते हैं बेटा, ये प्लान अभी चल रहा था, मैंने आपसे बोला कि साल 1969 के अंदर आपका फोर्थ 5 ईयर प्लान शुरू होता है, और 69 से ये प्लान चलता है 74 तक। 74 आने से पहले क्या होता है कि भारत की एक और जंग देखने को मिलती है भारत के अंदर, जो कि इंडो पाक वॉर था। लेकिन इस वॉर का कारण क्या था बेटा कि बांग्लादेश के अंदर तख्ता पलट हो गया था। तख्ता पलट होने के कारण हुआ क्या कि बांग्लादेश से बहुत सारे रिफ्यूजी जो थे बेटा भारत के अंदर आ रहे थे। ठीक है, भारत के अंदर बहुत सारे रिफ्यूजीज आ रहे थे बांग्लादेश से, इसीलिए हमें इसी कारण से क्या करना पड़ा, बांग्लादेश से लड़ाई करनी पड़ी। बांग्लादेश से तो नहीं, पाकिस्तान से करनी पड़ी। ठीक है, भारत के पार्टीशन के वक्त अगर हम देखें तो ये आपका जम्मू कश्मीर वाला हिस्सा हो गया, ये आपका नीचे गुजरात, ठीक है, और ये फिर आपका नॉर्थ ईस्ट। तो इस तरफ अगर हम देखें बेटा तो ये था आपका वेस्ट पाकिस्तान, और इस तरफ अगर हम देखें बेटा तो ये था आपका ईस्ट पाकिस्तान। तो इस ईस्ट पाकिस्तान का नाम बांग्लादेश नहीं था बेटा, बस यहां पर क्या था कि जबरदस्ती उनसे बोला जा रहा था कि आपको उर्दू को मेन लैंग्वेज बनानी है, लेकिन वो मुस्लिम्स हैं बेटा, लेकिन वहां पर मेन लैंग्वेज क्या चलती थी? बंगाली चलती थी, बांग्ला चलती थी। इसलिए उन लोगों ने विद्रोह किया कि हम आपकी बात नहीं मानेंगे। पाकिस्तान ने उन पर अटैक करने की कोशिश की, फिर वो लोग भारत में आते हैं, और उस वक्त पे इंदिरा गांधी जी जो थी बेटा हमारे देश की पीएम थी, और उन्हीं के कारण क्या हुआ बेटा, ये बांग्लादेश लिबरेशन वॉर होता है, और इसी वॉर के बाद उनको एक टैग मिलता है आयरन लेडी ऑफ इंडिया। ठीक है, सो ये बहुत बड़ी जंग थी हमारे लिए, और हमने इसको जीता भी। और इस जंग के अंदर हमारे मेन जो हीरो थे वो कौन थे आपके? द फर्स्ट फील्ड मार्शल ऑफ इंडिया। इंडियन आर्मी के अंदर जो सबसे बड़ी 5 स्टार रेटिंग होती है बेटा, फील्ड मार्शल का पद होता है। जो हमारे देश के पहले फील्ड मार्शल थे वो कौन थे आपके? सैम मानेकशॉ जी। ठीक है, सो सैम मानेकशॉ जी जो होते हैं बेटा, उनकी एक बहुत बड़ी इसके अंदर अगुवाई होती है। और अगर आपसे कोई पूछे हाउ मैनी फील्ड मार्शल डज इंडिया है, भारत के अंदर कितने फील्ड मार्शल अब तक लोग बनाए जा चुके हैं, तो 2 लोग बने हैं अब तक। पहले जो थे वो सैम मानेकशॉ जी थे, और दूसरे थे बेटा आपके केएम करियप्पा जी। ठीक है,
इस नौकरी के अंदर बेटा कोई रिटायरमेंट नहीं होता, जब तक आप जीते हैं तब तक आप इस पद को संभालते हैं। तो ये बहुत बड़ा पद होता है बेटा, 2 लोगों के बाद अब तक ये पद किसी और को नहीं मिला। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, अब ये मैंने कहां से लिख दिया, अभी तो लड़ाई चल रही थी, तो हम डेयरी पे कहां से आ गए बेटा, तो डेयरी की बात करते हैं। देखिए भारत में अनाज की कमी तो थी बेटा, साथ में दूध की भी कमी थी, और मैंने कहीं एक आर्टिकल पढ़ा था जहां पर ये देखा था कि भारत में दूध जो था वो न्यूजीलैंड से आ रहा था। ठीक है, तो जिस देश के अंदर गाय को माता माना जा रहा है, वहां पर ही दूध की इतनी भारी किल्लत हो गई, तो ये भी हमारे लिए बहुत बड़ा क्या था, एक सदमा ही कह सकते हैं आप लोग। तो ऐसे में नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड बनाया जाता है भारत के अंदर। ठीक है, 1968 समथिंग में। ठीक है, उस वक्त अगर आपसे कोई पूछे हु इज द फर्स्ट हेड या डायरेक्टर ऑफ एनडीडीबी बोर्ड, तो वो थे आपके वर्गीस कुरियन। वर्गीस कुरियन साहब जो थे बेटा, वो भारत के पहले हेड बनते हैं एनडीडीबी के। और वर्गीस कुरियन अगर मैंने नाम यहां लिखा तो आप समझ गए बेटा कि ये कौन है बेटा। जी हाँ, ये है फादर ऑफ व्हाइट रेवोल्यूशन इन इंडिया, फादर ऑफ व्हाइट रेवोल्यूशन इन इंडिया। ठीक है, और इन्हें फादर क्यों बोला गया, क्योंकि उन्होंने ऑपरेशन फ्लड शुरू किया भारत के अंदर, ऑपरेशन फ्लड। ये सब मिल्क से जुड़ा हुआ चीज था बेटा, कि देश के अंदर दूध की कमी थी, तो एक ऑपरेशन फ्लड चलाया गया कि इतनी पैदावार हो भारत के अंदर, जैसे ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से अनाज की पैदावार बढ़ी, वैसे ही एक ऑपरेशन चलाया गया, ऑपरेशन फ्लड, जिसके अंदर एक टारगेट रखा गया कि इतना दूध हो हमारे पास कि लोग कम बढ़ जाएं। ठीक है, और दूध बहुत सारा हो। ऐसे में वर्गीस कुरियन ने एक बहुत बड़ी क्या संभाली बेटा, कगार संभाली इस चीज के अंदर, इसलिए उनको कहा जाता है व्हाइट रेवोल्यूशन का पिता। ठीक है, और यहां पर लिखा है त्रिभुवन दास जी का नाम। ठीक है, त्रिभुवन दास जो थे बेटा, पूरा नाम जो है त्रिभुवन दास पटेल करके इनका नाम था, किश भाई पटेल, किशी भाई पटेल। ये सरदार वल्लभ भाई पटेल के बड़े ही खास दोस्त थे बेटा, और इन्होंने गुजरात के अंदर अपने इलाके के अंदर गरीबों के लिए अपने कुछ एसेट्स तक बेच दिए, यानी कि अपने खुद के जो कह सकते हैं ना वेल्थ कैपिटल वगैरह जो होती है, जमीन होती है, गहने वगैरह बेच बाच के सब इन्होंने लोगों के लिए बहुत हेल्प की। और इसी में से एक चीज जो थी बेटा जो इन्होंने डेवलप की, वो था आपका, इन्होंने बोला किसानों को कि आप सारे मिलकर क्या कीजिए, पैदावार कीजिए और खुद मालिक बनिए। तो कायरा कोऑपरेटिव, ठीक है, प्राइवेट लिमिटेड ऐसा करके कुछ इन्होंने नाम दिया। ठीक है, यानी कि इन्होंने कोऑपरेटिव फार्मिंग के ऊपर ज्यादा जोर दिया और कहा कि कायरा जो है एक डिस्ट्रिक्ट है आपका, ठीक है, गुजरात का, तो वहां पर ये भी रहते थे, इनका डिस्ट्रिक्ट भी कायरा डिस्ट्रिक्ट है बेटा। तो कायरा के अंदर इन लोगों ने क्या किया, सबने मिलकर दूध को साथ में जोड़ जाड़ कर बेचना शुरू किया। ठीक है, यानी कि एक किसान पहले जा रहा था बेचने के लिए किसी कंपनी को, इन्होंने बोला कि कंपनी के पास मत जाओ, अपनी कंपनी खुद बनाओ। तो सभी किसानों ने मिलकर अपनी खुद की कंपनी बनाई बेटा, जिसका नाम रखा है कायरा कोऑपरेटिव। और आगे चलकर यही कायरा कोऑपरेटिव क्या बनती है बेटा, भारत की अमूल बनती है। ठीक है, और ये सब शुरू कहां पे हो बेटा, आनंद के अंदर। तो अगर आपसे कोई पूछे अमूल का हेडक्वार्टर कहां पर है बेटा, तो आनंद के अंदर है। आनंद भी गुजरात का एक क्या है, प्यारा सा सिटी है। और ये अमूल जो है बेटा, अमूल का नाम अमूल क्यों पड़ा बेटा, क्योंकि अमूल्य बोला गया कि दूध क्या है, अमूल्य है। ठीक है, जिसका कोई मूल्य नहीं होता, सबसे अमूल्य चीज है, इसलिए नाम इसका अमूल बन गया। आगे जाके अमूल का भी क्या है बेटा, पूरा का पूरा एक फुल फॉर्म है कि आनंद मिल्क ठीक है, आनंद मिल्क कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ठीक है, आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड जो है अमूल का फुल फॉर्म है। चलिए अब इसे भी जल्दी से लिखिए बेटा, फिर आगे बढ़ते हैं। वेरी गुड। अब यहां पर हमारा 4th 5 ईयर प्लान भी खत्म हो गया। बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे कि हम इतना डीप में क्यों पढ़ रहे हैं इस चीज को, ये सब चीजें तो हम एक वीडियो में खत्म कर सकते हैं, इसके लिए 40-40 मिनट की 3-3 4-4 वीडियोस बन रही है। तो देखो बेटा, ज्यादा पढ़ने से अच्छा है कम पढ़िए, लेकिन ठीक से पढ़िए, वापस रिवाइज ना करना पड़े आपको। 5th 5 ईयर प्लान के अंदर बात करते हैं, 1974 से 78 तक चलता है बेटा ये। अब यहां पर अगर आप देखें तो 74 से 78 तक, यानी कि सिर्फ ये 4 साल का प्लान था। तो ऐसा क्या हुआ कि इसे 1 साल पहले ही बंद करना पड़ गया। तो आप जानते हैं कि 1974 के बाद 75 में आपातकाल लगता है। आपातकाल पहुंचने से पहले हम कुछ चीजें पढ़ते हैं, बाकी आपातकाल और इमरजेंसी का जो पीरियड रहेगा हम उसे नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे।
ऑब्जेक्टिव था इस प्लान का रिमूवल ऑफ पॉवर्टी, यानी कि हमें गरीबी हटानी है, गरीबी हटाने का नारा था। उस टाइम पर देश के अंदर लोग बोलते थे इंदिरा हटाओ, इंदिरा हटाओ, और इंदिरा गांधी ने एकदम बहुत सटीक जवाब दिया लोगों को ये बोलकर कि गरीबी हटाओ। तो गरीबी हटाओ, रिमूवल ऑफ पॉवर्टी जो है ये मेन स्लोगन था किसका, आपका 5th 5 ईयर प्लान का। ये 5 ईयर प्लान जो है वो डीपी धर मॉडल पर आधारित है बेटा। साथ में 1975 के समथिंग, ठीक है, आपातकाल लगने से पहले भारत के अंदर आरआरबी शुरू किए गए थे, यानी कि रीजनल बैंक्स जो होते हैं, रूरल बैंक्स होते हैं, गांव के अंदर खुद के बैंक। जैसे मैं बिलोंग करता हूं बलिया यूपी से, हमारे यहाँ एक यूनियन बैंक चलता है, जो कि यहाँ पर उसकी कोई ब्रांच नहीं है, लेकिन वहां पर क्या यूनियन बैंक क्या है, लोगों की सहायता कर रहा है। तो गांव के अंदर जो है वहां के कुछ एरियाज के अंदर जो कुछ छोटे मोटे बैंक खुलते हैं जो सिर्फ किसानों के लिए होते हैं, छोटे मोटे लोन प्रोवाइड करते हैं, इसके लिए आरआरबी को शुरू किया गया। ठीक है, अब यहां पर आपका पहला क्वेश्चन बन जाएगा, ये मैंने एसएससी के अंदर भी देखा है, एग्जाम में क्वेश्चन देखा है मैंने, कि भारत का पहला रीजनल रूरल बैंक कौन सा था बेटा। तो भारत का पहला रीजनल रूरल बैंक जो है वो है प्रथमा बैंक। प्रथम है, पहला है, इसलिए प्रथमा बैंक। और ये कहां पर था बेटा, ये था मुरादाबाद के अंदर, यूपी के मुरादाबाद के अंदर भारत का पहला आरआरबी खुला। इसको भी नोट करिए बेटा, और इसके बाद का जो है हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। इसको करने के बाद क्या बेटा, एक पीवाईक्यू करते हैं। ये हमारा एक पीवाईक्यू है, एनडीए में पूछा गया सवाल। 6 सितंबर 2020 में एक एग्जाम हुआ था एनडीए का। उस एनडीए एग्जाम में ये क्वेश्चन आया था आपके सामने। जस्ट मैंने अभी 2 मिनट पहले आपको पढ़ाया कि गरीबी हटाओ का नारा कहां दिया गया था। ठीक है, द कॉल फॉर गरीबी हटाओ वॉज इनकॉर्पोरेटेड इन 4th 5 ईयर प्लान, 5th 5 ईयर प्लान, 6th 5 ईयर प्लान या 7th 5 ईयर प्लान। यहां तो मुझे शायद समझाने की जरूरत भी नहीं है, आप में से ज्यादातर बच्चों ने ही सही आंसर अपने मन में ही गेस कर लिया होगा। 5th 5 ईयर प्लान वॉज द राइट आंसर। ठीक है, ये तरीका है बेटा, अगर आप ठीक से पढ़ो तो ये सब चीजें जो है, क्वेश्चन जो है बहुत इजी लगते हैं आपको। ठीक है, तो ज्यादा टाइम बर्बाद ना करते हुए, अगर आपको चीज समझ आई अच्छी बात है, जो चीज नहीं समझ आई कमेंट कीजिए और सीरियस होकर पढ़ाई कीजिए बेटा। कोई भी डाउट है पूछिए, और मिलते हैं आपको नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, जहां पर हम बाकी 5 ईयर प्लान्स की बात करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।